वो देश चलता है धर्मनिरपेक्ष रास्ते के ऊपर, वो बड़ा डेवलप करता है। जब तक हम सेकुलर थे हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 1.5%, 2%, 2.5%। मगर उस ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाया जाता था 70-80 के दशक में, ये हिंदू ग्रोथ रेट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब वहां पर विवादित ढांचा खड़ा था, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था? $1 बिलियन के नीचे। जब जहां से हिंदुत्व का राइज शुरू हुआ और वो $1 बिलियन 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी रखा गया। उस समय लोग कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। नहीं, सोचिए, लेकिन आप सुन, पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात। आज अब आइए 100 बिलियन कब पहुंचा? एक सेकंड, अटल जी के समय में 2004, दोनों के बराबर का समय दीजिएगा। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी के समय में। 600 बिलियन जब राम मंदिर बना तब पहुंचा। आज जब राम मंदिर बना है तो अकेले राम मंदिर नहीं बना है, वो 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आया है, 16 करोड़ घरों में जल दे के आया है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना दे के आया है, 56 करोड़ लोगों को अकाउंट्स दे के आया है, और भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आया है, और दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश बना के आया है, चांद के छूते कोने को छू कर आया है, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड की ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। सुनिए सर, सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। अभी फिर आता हूं दोबारा। 8% की ग्रोथ रेट के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये क्यों हो रहा है? एक लाइन में कहूंगा, आपने कहा जेन ज़ी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। जब ये देश सेकुलर था तो ग्रोथ रेट कितनी थी? क्या अभी नहीं है सेकुलर? फिर आप सूडो सेकुलर था, अब ये देश रियल सेकुलर है। अब ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, वो हिंदू ग्रोथ रेट है। जी, सर्वप्रथम तो मैं जो सब लोग यहां बैठे हैं और देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देना चाहता हूं, और यह भी बताना चाहता हूं, संक्रांति का पर्व यह बताता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, और यह हजारों सालों से हमें पता था। न हम धरती को चपटी मानते थे, न धरती को स्थिर मानते थे। और दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए, संक्रांति तब आती है अगर धरती अपनी एक्सिस पे केवल स्ट्रेट होती तो दक्षिण उत्तर जाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। जो 23.5 डिग्री का एक्सियल टिल्ट है, इसकी वजह से हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। हमें उस 23.5 डिग्री के एक्सियल टिल्ट का भी पता था। महाभारत के समय में पितामह भीष्म सरसैया पर लेटकर प्रतीक्षा किए थे कि उत्तरायण सूर्य होने पे सोचेंगे। मगर अब विषय पे आता हूं, मगर ये राहुल गांधी जी जिस ब्रांड की राजनीति करते हैं, ये मैकाले और मार्क्स वालों ने, उन लोगों ने जो सूर्य को धरती का चक्कर काटने वाला मानते थे, जो धरती को स्थिर मानते थे, उन्होंने हमारे दिमागों में भर दिया कि जिन धर्म ग्रंथों में इतना सुंदर सटीक विज्ञान है, उनमें अंधविश्वास भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज की राजनीति में भी आज लड़ाई इस बात की है कि ये मैकॉले की मानसिकता का विचार जो 190 साल पुराना हो गया है, अगले 10 साल में वो समाप्त होगा मोदी जी के नेतृत्व में, और संक्रांति का सूर्य जो भारत का ऊपर जाना शुरू हुआ है, वो बिल्कुल मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखरता से उठेगा। या वो तमाम लोग जो मैकाले, मार्क्स और मुगल के बादलों से ढकना चाहते हैं इस सूर्य को, वह सफल होंगे अथवा नहीं। ये राष्ट्र को कैसे जोड़ता है अंजना जी? जिस क्षण आप सोमनाथ पे श्रद्धा के साथ अपना सर नवाते हैं, उसी क्षण आपकी श्रद्धा उत्तर में अमरनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और मल्लिकार्जुन से लेकर काशी विश्वनाथ तक जुड़ जाती है। आप पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो जाते हैं, महाकाल उज्जैन के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारी राजनीतिक परिधि के बाहर हैं, आप भगवान पशुपतिनाथ के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं, मानसरोवर के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं जो चीन के पास है, और कटास राज जो आज पाकिस्तान में है उसके साथ भी आपकी भावना जुड़ जाती है। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी 21st सेंचुरी की, जिसको हिग्स बोसॉन, मतलब जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी गई है, उसकी लॉबी में डांसिंग नटराज की, यानी भगवान शंकर के ही नृत्य करती हुई एक चित्र लगा हुआ है। अर्थात आप वहां तक जाकर जुड़ जाते हैं। तो पूरे राष्ट्र को एकाकार करने के साथ मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा मजहब, पंथ या रिलीजन है जो ये दावा करे कि उसके भगवान विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में से एक में खड़े होकर साइंस को प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फ्रिट्ज कैप्रा ने लिखा है कि नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट दी
परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब जहां तक समृद्धि की बात है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत का समृद्धि का शिखर कब था? जब हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। सारे जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन भी मानते हैं ना कि गुप्त काल ही स्वर्ण काल था, और उसी समय मानते हैं कि धर्म संस्कृति सबसे आगे थी, तब भी ये था और आज भी। आप देखिए, अभी संगीत रागी जी ने कहा था ना 1990 में सोमनाथ से यात्रा गुजरात से अयोध्या के लिए चली थी आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में, और तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक युवा नेता के रूप में उसके गुजरात के प्रभारी थे, जो ओम जी ने कहा था। और आज अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद सोमनाथ में आकर वह स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, यानी काल चक्र ने पूरी गति पूरी कर ली है। और जब यह यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, महंगाई चरम पे थी, महंगाई की दर 13, 14, 15, 16% थी, और विकास की दर 1.5-2% थी। मात्र एक साल के बाद 1991 में स्थिति यह हुई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज जब यह दोबारा हम आए हैं तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन के ऊपर है, और विश्व की प्रतिकूल परिस्थितियों में हम ही सबसे बेहतर बनकर खड़े हुए हैं। और वो मैं कई बार बोल चुका हूं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्टॉक एक्सचेंज है, मोबाइल मैन्युफैक्चर है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है। अर्थात समृद्धि, स्वाभिमान, शक्ति और विज्ञान, तीनों का समन्वय आज यहां होता हुआ दिख रहा है। तो जब राष्ट्र स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है तभी वो समृद्ध भी होगा। अभी इन्होंने राम मंदिर पे कहा, बड़ी खुशी जाहिर की। आज तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोई राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, लेकिन बाबर की मजार पर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी गई, और 2005 में राहुल गांधी गए। श्री राम मंदिर का ध्वंस करने वाले आक्रांता बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने ये जा सकते हैं, लेकिन श्री राम मंदिर पर दर्शन करने में इनको पीड़ा है। तो इनकी भूमिका तो स्पष्ट है ना अंजना जी, इनकी भूमिका स्पष्ट। अभी ये कह रहे थे कि वो कार्यक्रम जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, वो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति का कार्यक्रम था। जिस तरह से श्री सोमनाथ मंदिर का जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस की सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का कार्यक्रम था। कि आप जो है बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सरदार पटेल से वार्ता करते हैं, लेकिन आप जो हैं श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अगर जो है पूरे विश्व से जल मंगाया जा रहा है तो उसका विरोध करते हैं। अब सुनिए, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात, शायद बच्चों को आज नहीं पता होगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। इससे पहले क्या था? गाय बैल की जोड़ी। वो सीज हो गया था इलेक्शन कब? कांग्रेस के अंदर एक नहीं अनेक विभाजन हुए। पहले कांग्रेस हो, कांग्रेस आर बनी, 2 बैलों की जोड़ी थी, वहां से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त हो गया क्योंकि वो पार्टी खत्म मान ली गई, तो गाय बछड़ा उसका चुनाव चिन्ह हुआ। 1979 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर्ड हुई, क्योंकि कांग्रेस अर्स अलग, यू अलग, कांग्रेस आई अलग, तब उसका चुनाव चिन्ह जब्त हो गया और हाथ का पंजा हो गया। और जब इंदिरा जी सत्ता में आ गई उसके बाद वो INC हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी जिस पार्टी का खुद बोले कि चुनाव चिन्ह जब्त हो गया था वो पार्टी समाप्त मान ली गई थी, मगर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो पार्टी दोबारा खड़ी कर दी गई। मगर चिंता मत करिए, जो अटल जी ने एक बार बोला था, मैं बच्चा था तो उन्होंने कहा था कांग्रेस के इतने विभाजन हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस जीरो। अब बताते हैं आपको, बहुत गंभीर बात है। महात्मा गांधी की हत्या से 13 दिन पहले उन पर बम फेंका गया था। मुख्य आरोपी मदन लाल पाहवा थे, वो गिरफ्तार हुए। ठीक, कितनी सिक्योरिटी दी गई थी उसके बाद? उस समय का देश का वातावरण ऐसा था और गांधी जी देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और 13 दिन पहले बम फेंकने की घटना हुई है, कितनी सिक्योरिटी थी? अब आइए साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, गांधी जी की हत्या का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? सबसे बड़ा लाभार्थी। अब मैं दूसरा उदाहरण, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु जी। अब मैं जो कह रहा हूं सुनिए, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री थे, उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखा कि मदन लाल पाहवा के को छोड़ने का निर्णय क्यों रहा। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है। ये गांधी जी की हत्या से 13-14 दिन पहले की बात है, मगर सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये बतौर होम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी जिसमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आता था, वो गृह मंत्रालय को लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात आइए, नाथूराम गोडसे ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने 2 गोलियां चलाई, पुलिस ने कहा 3 गोलियां लगी। यह तय क्यों नहीं किया गया कि कितनी गोली लगी? महात्मा गांधी की हत्या इतना गंभीर, दुखद
और दर्दनाक इंसिडेंस था, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ कि वेरीफाई हो सके कि हुआ क्या? और आप बताइए, गोली लगने के बाद कहा जाता तकरीबन 40 मिनट वो जीवित थे। बिरला मंदिर से आज का राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो विलिंगडन हॉस्पिटल था, उस जमाने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता कार से आने में। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्या आरोप लगा रहे हैं आप? कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं, हम सारे सवाल उठा दिए, आरोप भी लगा दीजिए। नहीं, फूड फॉर थॉट छोड़ रहे हैं, बाकी जो होगा, जो निर्णय करने वाला है वो अपने आप निर्णय करेगा। मतलब तब के उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने गांधी जी को मरवा दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप इशारा तो वही कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कर, सिक्योरिटी कितनी दी थी बता दे, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया था बता दे, जांच कमीशन बैठाला, पोस्टमार्टम नहीं कराया। सुनिए, आपने भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण देखा होगा, जांच कमीशन बैठा बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। और वहां 2 पत्रकार भी थे साहब, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिन्होंने अपने बयान में लिखा 4 गोली चली। तो भाई साहब, अगर नाथूराम गोडसे कोर्ट में बयान देता है कि 2 गोली चली, पुलिस कहती है 3 गोली चली, तो तीसरी गोली थी किसकी? सुधांशु जी, आपने 84 दंगों की फाइल भी खुलवाई है, तो आप ये फाइल भी दोबारा खुलवा दीजिए ना, जांच करवाइए ना। सर 77 साल पुराने में क्या कितने लोग जीवित हैं आप बता दीजिए, जांच हो जाएगी। जांच कमीशन, कोसला कमीशन हो चुका है, कोसला कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसमें कि ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है, आरएसएस से कोई कनेक्शन नहीं निकला। और मैं उससे बड़ी एक बात बताता हूं, लोगों को नहीं पता, दिल्ली में लाल किले में यह मुकदमा चला जिसमें वीर सावरकर तुरंत छूट गए, उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा गया, उसमें सरकार ने वीर सावरकर के खिलाफ क्यों नहीं दोबारा अभियोग दायर किया? क्यों? बिल्कुल वाहियात आधार के ऊपर तर्क बनाया गया था, और यह मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दिगंबर बड़गे, जिसने वो सप्लाई की थी गन, और वो ऐसा माना जाता था कि वो गन के सप्लाई टाइप का आदमी था। उसके बयान के आधार पे ऊपर सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया, और बयान उसका क्या था कि मैंने ये देखा कि वो सावरकर से मिलने गए और उन्होंने सावरकर के पैर छुए, नाथूराम गोडसे ने, और मराठी भाषा में वीर सावरकर ने उनसे कहा विजयी भव। अब बताइए, कोई कोर्ट इसको एविडेंस मानेगा? सॉफ्ट कॉर्नर लगता है आपका नाथूराम गोडसे? नहीं, मैं तो सिर्फ फैक्ट रख सॉफ्ट कॉर्नर लगता है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूं, सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद उसका जो लाभ उठाया गया, वो अपने आप में एक बहुत गंभीर चुनौती है इस देश के लिए। इसने देश की पूरी तकदीर बदल दी। और मैं पुनः कहता हूं, चलिए, गांधी जी के शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। गांधी की आत्मा क्या थी? गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचार थे, एक वैचारिक अधिष्ठान थे। विचार क्या था उनका? राम राज्य, राजनीतिक दर्शन, नित्य का भजन, रघुपति राघव राजा राम, और अंतिम शब्द हे राम। जिस दिन आपने कहा कि राम थे ही नहीं, तो मतलब आपने कह दिया गांधी जी के समाज में लिखा राम था। मतलब गांधी की आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। देखिए, आम आदमी पार्टी जब ये कहती हम कुछ भी कर सकते हैं, अद्भुत है साहब। जो कहते थे कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, वो राजनीति में आ गए। जो कहते थे सारी संसद चोर है, वो संसद में आ गए। जो बच्चों का कसम खा के कहते थे कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, 2013 में लेटर लिख के कांग्रेस से समर्थन वापस मांगे। और जोशो जुनून में सोमनाथ भारती जी, मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो ईमानदारी का नकाब उतरने का बहुत गहरी चोट आप लोगों पर पड़ी होगी, पर मैं पूछना चाहता हूं, शराब घोटाले के लिए पहला आरोप किसने लगाया था? कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, हमने तो नहीं लगाया था। अजय माकन ने ऑफिशियली कांग्रेस तो आपके साथ मिली थी जनाब, वही तुम कह रहे हैं। शराब घोटाले के लिए जब वो इंचार्ज थे, सर आपने हमने टर्न पे बोली है, उसके बाद आपने क्यों कांग्रेस से हाथ मिलाया 2024 में? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों टट्टू बन गए कांग्रेस के भाई? और वो भी तब, उसके बाद कांग्रेस अपने बयान पे कायम थी। हिंदू समाज में जितनी जातियां हैं, ये किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए। चैलेंज करके पूछता हूं, 6000 जातियां हैं, एक दिखा दीजिए 6000 जातियों का नाम। ये हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने 1901 में 2314 जातियां डाली। उसके बाद 1931 में 4114, और उसके बाद भाषा पे लड़ाया, उत्तर दक्षिण में तमिल और हिंदी के बीच में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, सिखों को अलग करने का प्रयास किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। और उसके बाद कहा गया उत्तर भारत वाले आ रहे हैं, दक्षिण वाले वो हैं जो अभी भी राहुल गांधी के अंकल बोले थे ना कि वो पश्चिम वाले जो हैं वो तो अरब से आए हैं, और पूरब वाले चीन से आए हैं, उत्तर वाले यूरोप से आए हैं, और साउथ वाले अफ्रीका से आए हैं। अब मैं ये भी बात कह दूं, जो हिंदू मुसलमान की बात है, वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के जमाने में कहा था। औरंगजेब के जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, क्या अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था? गुरु गोविंद सिंह जी के चाचा साहबजादे उस समय अगर बलिदान हो गए तो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था ना? वो डिवाइड एंड रूल नहीं था। डिवाइड एंड रूल ये था कि जाति, प्रांत, भाषा में
हिंदू समाज को डिवाइड करो और उसके बाद रूल करो। अब मैं जो महिलाओं के साथ हुआ, बिल्कुल अगर एक भी घटना होती है तो संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब कश्मीर में कहा जाता है कि हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को यहां पे छोड़ के चले जाओ और उसके बाद उसके ऊपर चुप्पी नहीं रखी जाती, उनका समर्थन किया जाता है। शिमला समझौते में वो लाइन दिखाई है जिसमें लिखा हुआ हो कि अगर अब संख्यों के साथ होगा तो सेना का यूज करेंगे, और अगर था तो 1992 में सबसे ज्यादा मैसेकर हुआ, और जिस समय तस्नीम नसरीन ने किताब लिखी लज्जा, तो उसको आपने अपने यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। बाकी की तो बात छोड़िए, बड़े बोल रहे हैं वहां पे फौज भेजने वाले। 1983 में आईएमडीटी एक्ट लेके आया इंदिरा गांधी के जमाने में कि अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आएगा तो उस एक्ट में जानते क्या प्रावधान था? अगर आपको लगता है कि आपके बगल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया है और आप पुलिस को रिपोर्ट करें, तो आपकी जिम्मेदारी आप साबित करें वो बांग्लादेश में कहां रहने वाला है।